देखो, कल्पना चावला जो है वो मेरी कॉलेज में मेरी सीनियर थी 2 साल। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट गोज अपवर्ड्स। आई रिमेम्बर देयर वाज वन स्टूडेंट, शी हैड डन अ स्टडी ऑन हाउ ATCs यूज सोशल मीडिया टू रिलैक्स। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की बैठक में। आज हमने बुलाया है प्रोफेसर आर.के. पंत को फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग IIT बॉम्बे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग था डिस्कशन है वी हैड विथ हिम, रेंजिंग फ्रॉम द 9/11 अटैक्स टू द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर्स ऑन डेवलपमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। सो अगर आप एरोस्पेस इंथुजियास्ट हो सो यू शुड गिव दिस वीडियो अ वॉच। सो या, लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि मतलब हम हमेशा से मानते कि राइट ब्रदर्स आर द वन टू इन्वेंट द एयरक्राफ्ट, और मतलब वी नोन कि मतलब इंडिया के भी अगर देखा जाए तो शिवकर तलपड़े है इन दैट सेम लीग टू, जहाँ हम मानते कि उन्होंने या तो उन्होंने भी डिस्कवर किया है नहीं किया है। ब्राज़ील में देखा जाए तो दे कंसिडर एल्बर्टो आई गेस डुमोंट सैंडुमोस या they consider him to be the inventor। तो मतलब इसके पीछे पूरा क्या है? What's the big debate? देखो, डिबेट ये है कि साइंटिफिक या डिस्कवरीज जो है ना वो तब मानी जाती हैं जब उसका कोई हमारे पास प्रूफ हो। अब ये जो क्लेम है कि 1895 में जोपर चौपाटी के बीच पर एक भारतीय आदमी ने जो है इसको हवाई जहाज उड़ाया था, उसके बारे में कई तरह की बातें हैं, कई भ्रांति, लेकिन उसका कोई हमारे पास ऐसे डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है। कुछ लोगों ने रिसर्च भी किया इसके ऊपर, वो उनके परिवार वालों को भी ढूंढा, निकाला, बातचीत करी, तो ऐसा जनरली सामने आया कि एक बैम्बू का उन्होंने कुछ गोल लंबा जैसा, जिसको हम कहते हैं फ्यूजलाज, उस टाइप का बनाया था। उसके अंदर उसने या तो मर्क्यूरी भरा था या कुछ लोग कहते हैं यूरिन था उसके अंदर। और जनरल असम्पशन ये है कि भाई वो मर्क्यूरी था उसके अंदर, और जब उसको धूप में रखा तो मर्क्यूरी जो है थोड़ा सा फ्यूम्स बना, उससे उसमें हाइड्रोजन पैदा हुआ, तो वो हल्का हो गया। तो कुछ मिनटों के लिए, सॉरी दिनों नहीं, कुछ मिनटों के लिए वो ऊपर हवा में उठ के बॉयंसी से ऊपर गया, फिर नीचे गिर गया। अब वो तो ये क्लेम करते हैं कि वो महाराजा ऑफ वडोदरा सयाजीराव गायकवाड़ भी प्रेजेंट थे। लेकिन बाद में जब रिसर्च किया गया तो ये पाया गया कि वो क्लेम तो गलत है। और दूसरा, 2-3 लोगों ने उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़े तो उन्होंने कहा कि भाई ही वाज नॉट सक्सेसफुल। अटेम्प्ट किया, कोशिश करी, बहुत अच्छी बात है, बट इसमें कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। कोई कहता है कि ब्रिटिशर जो है वो चाहते थे कि कभी भी एक कॉलोनी का व्यक्ति ऐसे कैसे आगे बढ़ सकता है, तो उसको डाउन करने के लिए उन्होंने इसको कभी भी आगे बढ़ने नहीं दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ऐसा है कि जब तक इसका कोई हमारे पास प्रूफ नहीं होगा, अच्छे से कोई अच्छा प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होगा ना, तब तक में कहानी है। अब कितनी सच है कितनी झूठ है कौन जाने। तो बात केवल ये है। हाँ, सांडुमोस जो है वो तो खैर बहुत फेमस एरोस्पेस इंजीनियर थे, उन्होंने काफी काम किया है एयरशिप्स में भी। और मैं बल्कि बीच में 3 साल के लिए मेरा एक ब्राजील का मेरा एक एसोसिएशन था। मैं वहां पर एक डिस्टिंग्विश्ड विजिटिंग रिसर्चर की तरह से अपॉइंट हुआ था 3 साल के लिए, 2013 से 15 के बीच। उसमें हर साल मुझे ब्राजील 1 महीना कम से कम बिताना था। तो तब मैं वहां पर मैंने एक पार्क भी देखा, सैंडुमोस पार्क में भी मैं गया, उनके बारे में पढ़ा भी। तो वो बहुत एक्साइटिंग व्यक्ति थे, उन्होंने कई चीजें करी। उन्होंने आईफिल टावर के चारों ओर एक एयरशिप भी उड़ाया था बहुत पहले। अब वही है कि थोड़ा सा इसमें नेशनलिज्म भी आ जाता है, थोड़ा सा इसमें पॉलिटिक्स भी आ जाता है कि नहीं हमारा सबसे पहले आदमी था। बेसिकली वी डोंट नो फॉर श्योर। बट वो क्राइटेरिया, मतलब व्हाट वाज द क्राइटेरिया जो राइट ब्रदर्स को हमने दे दिया कि हाँ? अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है। राइट ब्रदर्स ने ये मैं कई बार बच्चों से पूछता भी हूँ, मैं कई बार वर्कशॉप करता हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लाइट के ऊपर। तो मेरा एक प्रश्न है उसमें कि भाई ऐसा इन्होंने क्या कर दिया जो इनके पहले किसी ने नहीं किया। तो राइट ब्रदर्स ने 4 चीजें एक साथ करी जो उनके पहले किसी ने नहीं किया। तो पहला तो है सस्टेन्ड फ्लाइट, हेवियर देन एयर एयरक्राफ्ट, पावर्ड फ्लाइट और कंट्रोल्ड फ्लाइट और मैन्ड फ्लाइट ऑब्वियसली। तो उनके पहले बहुत से लोगों ने अनमैन्ड फ्लाइट करी, जैसे ऑटो लिलियंथल नाम के बहुत फेमस एक ग्लाइडर स्पेशलिस्ट थे,
कहते हैं कि 1500 बार उन्होंने फ्लाइट करी थी ग्लाइडर पे, और बेचारे मरे भी ग्लाइडर के लॉन्च में ही एक, है ना। ऐसे ही एयरशिप्स में उनके पहले 2 और भाई थे, मोंटगोल्फियर ब्रदर्स, उन्होंने बलून बना दिया था। तो सस्टेन्ड, कंट्रोल्ड, हेवियर देन एयर और मैन्ड, ये चारों चीजें एक साथ सबसे पहले राइट ब्रदर्स ने करी। तो इसलिए हम उनको जो है थोड़ा सा क्रेडिट देते हैं। ओके। हालांकि उनकी पहली फ्लाइट केवल 12 सेकंड के लिए थी और 135 फुट शायद उसका डिस्टेंस था। अच्छा, बात उससे नहीं है, लेकिन ये है कि सस्टेन्ड है। ऐसा नहीं कि जैसे बैलिस्टिक होता है कि किसी को जोर से फेंक दिया फिर वो अपने इनर्शिया से गया और गिर गया, वो नहीं। सस्टेन्ड है, कंट्रोल्ड है, हेवियर देन एयर और मैन्ड और पावर्ड। तो ये खास बात है राइट ब्रदर्स की, इसलिए उनको कहते हैं दे आर द फादर्स ऑफ फ्लाइट या मॉडर्न फ्लाइट। हाँ। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, मतलब टॉकिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर्स, तो दे वर अनफॉर्चुनेट इवेंट्स फॉर श्योर, बट हम इस फैक्ट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि उनकी वजह से जो हमारा एडवांसेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी था वो काफ़ी एक्सेलरेट हो गया। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो एयरक्राफ्ट, रॉकेट्स, इन पे कैसे पड़ा? बहुत ज्यादा डेवलपमेंट ऑफ दिस बहुत ज्यादा पड़ा। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ये 2 ऐसे इवेंट्स थे हमारी हिस्ट्री में, रिसेंट हिस्ट्री में, जिनसे कि एरोस्पेस को बहुत बूस्ट मिला। वर्ल्ड वॉर 1 ऐसा पहला विश्व युद्ध था जिसमें कि हवाई जहाज को एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया। ओके, पहली बार। हाँ। उस समय क्या था, उस समय सारा का सारा युद्ध जो है वो ट्रेंचेस में होता था, फिक्स्ड लोकेशंस पे। तो सबसे पहला काम किया गया कि अच्छा भाई हमारा जो दुश्मन है उसकी क्या स्थिति है, उसका हमें कहते हैं एरियल सर्वेलेंस, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया गया। थोड़ी देर बाद फिर लोगों ने कहा कि खाली पायलट नोट करके आएगा उससे नहीं रहेगा, फोटोग्राफ भी चाहिए ताकि लोग बात प्लान कर सके। तो एरियल फोटोग्राफी का भी काम शुरू किया गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो ये जो हवाई जहाज थे वो क्या करते थे कि एक सीरीज ऑफ फोटोग्राफ लेते थे, फिर उनको वापस आकर के पूरा पैचअप करके पूरा एक मोन्टाज पूरा बनता था। तो उससे मालूम पड़ता था कि अच्छा दुश्मन की फौज इतनी है, इधर है, वहां है, तो उससे फिर ये अपना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं। इस काम के लिए हवाई जहाज का उपयोग सबसे पहले किया गया। फिर किसी के दिमाग में ये आया कि यार हमारे पास इतना अच्छा एक हवाई जहाज है, तो क्यों ना हम इससे दुश्मन को नुकसान पहुंचाएं। तो शुरू में तो हाथ से बॉम्ब फेंकते थे, मतलब पायलट जो है वो उठा के ऐसे बॉम्ब हाथ से फेंकता था, ऐसे बॉम्बबारी शुरू की गई। अब उसमें बड़ा जोखिम था क्योंकि आपको दुश्मन के ऊपर उड़ना है, कंटिन्यूअसली उड़ना है, स्लो उड़ना है, तो बड़े जाबाज लोग थे। उसके बाद क्या हुआ कि दोनों साइड से हवाई जहाज उड़ने शुरू हो गए, तो एरियल वॉरफेयर शुरू हो गया। मतलब चालाकी से दुश्मन के ऊपर और पीछे। हमेशा हम कहते हैं एयर कॉम्बैट में यू शुड बी अबव द एनिमी एंड बिहाइंड द एनिमी, तब आपको अच्छा टारगेट मिलता है। तो ये शुरू हो गया कि अच्छा कौन किस दुश्मन के जहाज के पीछे और ऊपर जाकर के वहां से वार कर सकता है। तो कई लोग ऐसे हुए जिनको हम कहते हैं क्या कहते हैं, बड़े अचीवर्स ऑफ वॉर, उसके लिए वो हो गए, है ना। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो बहुत ही कमाल हुआ। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कई ऐसे हवाई जहाज स्पेशली डिजाइन किए गए, बिल्कुल आनन फानन, 6 महीना 1 साल में, जो कि मतलब बहुत इंटरेस्टिंग थे। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं इसका अपने कोर्स में मैं पढ़ाता हूँ उसके बारे में, मुझे उसका भी नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा सामान दुश्मन के एरिया में लैंड करवाना है, टैंक्स हो गया, आर्टिलरी हो गया। तो एक ऐसा ग्लाइडर बनाया गया जिसको कि 3 हवाई जहाज खींच के ले जाएंगे, ट्रोइका करके उसका नाम था। 3 मतलब समझ लो ग्लाइडर को लॉन्च करने के लिए 3 हवाई जहाज उसको खींचेंगे, और जब तीनों लेके उड़ेंगे तो उसको इतना एनर्जी दी जाएगी, उसके बाद फिर वो ग्लाइड करके जाएगा और लैंड करके और नोज खोल के उसमें से हम अपने मशीन गन और ये सब निकालेंगे। तो इस तरह के बड़े इंटरेस्टिंग। और शुरू में क्या था, शुरू में एयरपोर्ट बहुत कम थे, तो इसीलिए सी प्लेन्स का बहुत ज्यादा रिवाज था। चलो भाई समुद्र में टेक ऑफ करो, लेक में टेक ऑफ करो। तो एविएशन के शुरू के टाइम में मैक्सिमम जो डिजाइन, मैक्सिमम काम हुए वो सी प्लेन्स के ऊपर है। बाद में फिर लोगों ने सोचा कि नहीं यार बहुत जोखिम वाला काम है, चलो हम एयरपोर्ट बनाते हैं तो वहां प्रॉपर लैंडिंग करेंगे, प्रॉपर करेंगे। तो जब धीरे धीरे एयरपोर्ट बनने शुरू हुए
तब जा करके सी प्लेन्स, क्योंकि सी प्लेन थोड़े से एफिशिएंट नहीं होते ना, इतना बड़ा उसके नीचे होता है तो उसका ड्रैग बहुत ज्यादा होता है और हैवी भी होते हैं, एम्प्टी वेट बहुत ज्यादा होता है उनका। लेकिन शुरू में ये हुआ कि क्योंकि तो मतलब लोग ये कह सकते हो कि एक आदमी का जो एक जुगाड़, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, मिलिट्री ने उसको बहुत बूस्ट दिया। जेट इंजन का इजाद जो है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में ही हुआ। एविएशन के बहुत सारे रॉकेट्स का बहुत सारी चीजें एविएशन में जो है वो वर्ल्ड वॉर में ही हुई। तो उसके जो बीच वाला पीरियड था वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के, तो वहां पे ज्यादा हुए मतलब, या वो एकदम क्लियर डिस्टिंक्शन लगता है कि हाँ वर्ल्ड वॉर 1 में और वर्ल्ड वॉर 2 में लोग एप्लीकेशंस और इन्वेंशंस कर रहे? जैसे अगर मैं टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ को ऐसे प्लॉट करूं तो सडन जंप मिलेगा वर्ल्ड वॉर में, फिर एक ग्रोथ होगा धीरे धीरे, सडन जंप मिलेगा। तो जैसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजी इंजेक्शन, तो टेक्नोलॉजी इंजेक्शन आता है हमेशा जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है इसमें मतलब करो या मरो की स्थिति है कि हम नहीं करेंगे तो अगला करके हमको मार देगा। तो फिर गवर्नमेंट भी बहुत फंड देती हैं। कितने ऐसे हवाई जहाज हैं जिनका कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान ही उसका डिजाइन किया गया, जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म होने को आया तो वो डिजाइन अबैंडन कर दिया कि अब जरूरत नहीं है इसकी। कई ऐसे एग्जांपल्स कि भाई उस समय बहुत बूस्ट मिला इस तरह के, उसको कई तरह के। अच्छा, और हर एक डिजाइन का ये था कि अच्छा दुश्मन के पास 500 किलोमीटर पर आवर का हो गया तो हम भी कुछ बनाते हैं 550। हमारे पास अगर इतने टन बम का है, जैसे सबसे पहले आई टेल यू, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कई लोगों को पता नहीं है। लोगों ने क्या किया कि हवाई जहाज के ऊपर मशीन गन लगा दिया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है। मशीन गन लगा दिया, अब आगे प्रोपेलर लगा हुआ है, उस समय तो प्रोपेलर ही नहीं थे। अब आपने फायर किया तो अपने ही इंजन में आपने मार दिया। तो एक किसी साइंटिस्ट ने क्या किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया कि वो प्रोपेलर की फ्रीक्वेंसी से मशीन गन की फ्रीक्वेंसी को मैच करेगा, ताकि गोली उसी समय जाएगी जब प्रोपेलर सामने नहीं होगा। इस एक सिंपल से, मतलब हम अभी सिंपल कह रहे हैं लेकिन इमेजिन करो कि 1915-16 उस समय एक फ्रीक्वेंसी को मैच करना कि भाई जिस फ्रीक्वेंसी से, जिस आरपीएम से हमारा प्रोपेलर घूम रहा है तो वो हमारे सामने जो नहीं है, एक गया दूसरा आएगा, उतने सेकंड या मिली सेकंड के बीच में इसकी गन की बुलेट निकलनी चाहिए, है ना। ये सब ये रिक्वायरमेंट ही तो किया। बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब टेक्नोलॉजिकल, क्योंकि चैलेंजेस अब पेश हुए तो पीपल रोज टू द ओकेजन, अंडरस्टैंड, चलो ये कर। और दोनों टाइप, मतलब एलाइड गवर्नमेंट ने भी और जर्मन गवर्नमेंट ने तो, बाप रे, जर्मन गवर्नमेंट ने तो इतना ज्यादा सपोर्ट किया, मतलब कई तरह की चीजें, फ्लाइंग विंग्स, डेल्टा विंग, कितनी चीजें हैं जो कि सिर्फ सेकंड वर्ल्ड वॉर की जो मतलब रिक्वायरमेंट कह लो और गवर्नमेंट का बूस्ट कह लो, उसकी वजह से ही आई है। ऑल्सो सिविल वॉर की वजह से यूएसएसआर में ये जो स्पेस प्रोग्राम पूरा, हाँ देखो ऐसा, वो तो क्या है, वो तो कोल्ड वॉर जिसको कहते हैं, कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर में तो देखो गजब ही हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल एक एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है U2। U2 क्या है, बेसिकली एक रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट है। उसको जब उन्होंने डिजाइन किया वेस्टर्न अमेरिकन ने, उन्होंने बोला एक काम करो, पता लगाओ कि मैक्सिमम हाइट एयरक्राफ्ट की कितनी है, दुश्मन का हवाई जहाज, और वहां से अगर वो फायर करेगा तो कितना फायर होगा, हम उसके ऊपर उड़ेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे सिर के ऊपर दुश्मन का जहाज है, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके जो भी आपके पास है। अब क्या हुआ, फिर नीचे वालों ने क्या किया, रशियन ने बोला ठीक है, हम एयर टू एयर मिसाइल जो है, या सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, इसका हम और करेंगे। तो उन्होंने फिर ढूंढ निकाला कोई तरीका, है ना। तो ऐसे ही फिर MiG-25 बना दिया उन्होंने कि देखो MiG-25 की हाइट जो है वो 65,000 फुट की हाइट तक उड़ सकता है। लेकिन U2 वाले इतने एडवांस थे अपने टेक्नोलॉजी में। U2 उन्होंने कहा कि अच्छा, बाद में क्या हुआ, बाद में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई कि अब जरूरत ही नहीं है फोटोग्राफ लेने की, अब सैटेलाइट से फोटोग्राफ ले सकते हैं, है ना। तो फिर वो U2 वाला जो है धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो गया। तो जब भी कोई कहीं वॉर होती है, जब भी, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं, देखो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में कारगिल का युद्ध हुआ, वहां पर हिंदुस्तान ने ये रियलाइज किया कि जो हमारे दुश्मन हैं, ये कारगिल की पहाड़ियों में इन्होंने बंकर बना लिए हैं
और वहां पर उतने हाइट पे हमारे हेलीकॉप्टर एम्युनिशन लेके नहीं जा सकते, या जाएंगे तो उनका बहुत परफॉर्मेंस पुअर है, दे विल बी शॉट डाउन। तो विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स हिंदुस्तान के लोगों ने क्या किया, मिराज 2000 एयरक्राफ्ट में उन्होंने दूसरे तरह के मिसाइल्स और रॉकेट जो है प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स वो अटैच करने शुरू कर दिए। जो पहले नॉर्मली क्या होता है कि अच्छा फिर अगर डिजाइन जो है वो फ्रेंच लोगों का है तो उनसे परमिशन लो या उनको बोलो वो करके देंगे, टाइम लगता है। उन्होंने बोला नहीं, ओवरनाइट डिसीजन हुआ कि भाई ये हमारा एयरक्राफ्ट है, इस एयरक्राफ्ट में इस हाइट तक जाने की कैपेबिलिटी है, लेकिन उसमें जो आर्मामेंट है वो प्रिसिशन आर्मामेंट नहीं है, वी वांट प्रिसिशन आर्मामेंट। तो रातों रात टेस्टिंग हुई, सब कुछ हुआ, और विद इन अ मैटर ऑफ आई वुड से वीक्स एंड मे बी अ मंथ हमने कर लिया। तो उसके बाद जब उन्होंने प्रिसिशन बॉम्बिंग करी तो सत्यानाश हो गया, पूरा का पूरा उनका जो प्लान था वो फेल हो गया। उसकी वजह से बहुत फर्क पड़ गया, मतलब वॉर में इट वाज अ टर्निंग पॉइंट। इनफैक्ट आई डोंट नो, बहुत सालों पहले की बात है, जब नया बीटेक का बैच आईआईटी बॉम्बे आया था तब एक ऐसे एयरफोर्स के अफसर को बुलाया था हमने टू टॉक टू द स्टूडेंट्स। उन्होंने बताया था ये सब और उन्होंने कुछ वीडियोस दिखाए थे, बहुत एक्साइटिंग था। मुझे याद है कॉन्वो हॉल में ये प्रोग्राम हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि देखो कैसे हमने आनंद फानन में मतलब रिसर्च भी किया, बनाया भी, अटैच, ऑल इन मैटर ऑफ फ्यू वीक्स। तो हमेशा यही होता है, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें फिर ये इनोवेशन, जुगाड़, इस सब का जो है पूरा पुश मिलता है। और यही वॉर के साथ भी होता है। हर वॉर की वजह से हमेशा टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आया ही ऐसे ही। Moving on to the next question, sir. मतलब I know कि you have been working on lighter than air systems. तो मुझे बस ये जानना है कि इनका एप्लीकेशंस क्या क्या है। मतलब मोस्टली मैंने जो देखा ऑनलाइन तो इट वाज मोस्टली ट्रैवल रिलेटेड या सम डेटा ट्रांसमिशन या इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन, बट इसके अलावा भी क्या एप्लीकेशंस है? एक्चुअली लाइटर देन एयर सिस्टम जो है वो जब एविएशन शुरू हुआ था तब ये जो टेक्नोलॉजी है ये एयरक्राफ्ट से भी आगे सुपीरियर थी। हाँ। और कहते हैं कि जब राइट ब्रदर्स जो हैं वो अपना हवाई जहाज उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, उस समय जो फॉन ज़ेपेलिन थे, काउंट फर्डिनांड फॉन ज़ेपेलिन जर्मनी में, वो एक एयरलाइन बना रहे थे एयरशिप्स को यूज करके ताकि ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट की जाए। तो इतना अहेड था एयरशिप टेक्नोलॉजी। बीच में क्या हुआ कि बीच में एयरशिप्स के जो लिमिटेशंस थे कुछ, वो लिमिटेशन सामने आ गए और उसकी वजह, एक तो उनका साइज बहुत बड़ा होता है, दूसरा उस समय हीलियम इतनी मात्रा में अवेलेबल नहीं थी तो हाइड्रोजन यूज करते थे, तो हाइड्रोजन आग पकड़ लेती है। हाँ, कुछ 2-3 ऐसे एक्सीडेंट भी हुए। तो लगभग 1935-37 के आसपास कुछ एक्सीडेंट ऐसे हुए कि उसकी वजह से जो है इनका ये हो गया कि ये बहुत डेंजरस है। और एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी धीरे धीरे तब तक बढ़ने लगी तो वो आगे निकल गई। उसके बाद एयरशिप्स लुप्त हो गए समझ लो एक तरह से। हाँ। 85 के आसपास सडनली एक एयरफोर्स यूएस नेवी का, एक्चुअली एयरफोर्स ने, यूएस नेवी का एक रिक्वायरमेंट आया कि हमें अपने ओशन में जो हमारे शिप्स जाते हैं, कमर्शियल शिप्स जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें 1 महीने की एंड्योरेंस तक के हवाई जहाज चाहिए। उसका उन्होंने एक तरफ से टेंडर जैसा निकाला, इसको कहते हैं रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, आरएफपी बोलते हैं, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। ये निकाला कि भाई फॉर 1 मंथ इट शुड डू सर्वेलेंस। तो उस समय किसी ने कहा कि ये तो काम एयरशिप ही कर सकते हैं, तो क्यों ना उसको रिवाइव किया जाए। अब 1935 से लेकर के 1985 में 50 साल में टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई, मटेरियल, इक्विपमेंट, कंट्रोल सिस्टम, पावर प्लांट, है ना, इन सब में काफी इंप्रूवमेंट आ गया। तो उसको यूज करके उस कंपनी ने एक प्रोटोटाइप के लिए फंडिंग मिली, प्रोटोटाइप बनाया। अनफॉर्चुनेटली वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, लेकिन जो उन्होंने प्रोटोटाइप बनाया वो अपने आप में एक कमर्शियल एयरशिप बन गया। उससे फिर ये 1985 के आसपास रिवाइव हुई टेक्नोलॉजी। और अब तो क्या हो गया है कि अब क्योंकि आजकल लोग बाग बहुत ज्यादा कंसर्न है अबाउट एमिशंस, कार्बन न्यूट्रलिटी, और तो ये जो सिस्टम है ये बहुत ग्रीन सिस्टम है। इसका जो पावर, इसका जो फ्यूल कंजम्पशन है बहुत कम है कंपेयर टू एयरक्राफ्ट। तो 2 तरह के मेन सिस्टम होते हैं, एक का नाम है एयरशिप, एक का नाम है एरोस्टेट। ये 2 मेन सिस्टम है एलटीए के। तीसरा तो बलून है, हॉट एयर बलून या गैस बलून, ये 3 मेन सिस्टम होते हैं। इनके हाइब्रिड्स भी होते हैं।
एयरशिप का बेसिक क्लेम टू फेम क्या है कि इसका काफी लंबा एंड्योरेंस है। जैसे अब हवाई जहाज ले लो आप, तो उसका मैक्सिमम एंड्योरेंस कितना है, 17 घंटे 18 घंटे उसका मैक्सिमम एंड्योरेंस है नॉन स्टॉप फ्लाइट का। इस एयरशिप का जो मैंने बात करी आपसे, इट कैन गो फॉर 52 आवर्स नॉन स्टॉप। मतलब नॉन स्टॉप फ्लाइट ऑफ 52 आवर्स इट कुड डू ड्यूरिंग अ डेमोंस्ट्रेशन। इसका काफी लंबा एंड्योरेंस होता है। अगर कोई नॉर्मल इवन जैसे यूएवी बनाते हैं स्टूडेंट लोग, कई बार क्वाडकॉप्टर बनाते हैं, ट्रक बनाते हैं बैटरी ऑपरेटेड, कितना होगा एंड्योरेंस, आधा घंटा 40 मिनट। एयरशिप में 8 घंटे 9 घंटे बहुत बहुत ही आम बात है। तो वेरी लॉन्ग एंड्योरेंस। दूसरा, वो बीच में हवा में रुक सकता है, इट कैन गो बैक, इट कैन गो फॉरवर्ड। हैं उसके लिमिटेशन भी बहुत हैं, लेकिन अब क्या हो गया, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आ गया है। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि एयरशिप के और एरोस्टेट के जो एप्लीकेशंस है ना, दे आर लिमिटेड बाय ओनली योर इमेजिनेशन। आपको इमेजिन करने की जरूरत है कि कौन से एप्लीकेशन में इसके जो पॉजिटिव फीचर्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो बोला लॉन्ग एंड्योरेंस, तो एरियल सर्वेलेंस, एरियल फोटोग्राफी या प्रोमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट। अभी आपको एक नई कंपनी ने कुछ लॉन्च किया तो उसको प्रमोट करने के लिए आप धीरे धीरे उड़ते रहो, बहुत अच्छा लगता है, लोगों का ध्यान अट्रैक्शन हो जाता है। हमारे देश में भी वोडाफोन ने बहुत पहले ट्राई किया था मुंबई में, एक आईपीएल जब फर्स्ट आईपीएल था, फर्स्ट आईपीएल का जो मैच था फाइनल, वो शायद यहाँ पर पाटिल स्टेडियम में डीवाई पाटिल में है ना। तो उस समय एक प्लान था कि उसमें एक वोडाफोन का लाल रंग का एक एयरशिप जो है वो धीरे धीरे फ्लाई करेगा। अनफॉर्चुनेटली मैं उस समय था मौजूद, वो जुहू एरोड्रोम में लैंड भी किया, हम लोग गए देखने के लिए उसको। अनफॉर्चुनेटली उस समय उनको परमिशन नहीं मिल पाए टू फ्लाई आफ्टर ट्वाइलाइट, और सेरेमनी इसकी थी शाम को, है ना, तो उस वजह से वो नहीं हो पाया, लेकिन बहुत उसका यूज है। दूसरा, अगर हम बात कर रहे हैं आईपीएल की, आईपीएल में एक बार बीच में तुमने देखा होगा, एक एमआरएफ कंपनी ने एक ब्लिम्प, एक एरोस्टेट को उन्होंने हायर किया था। तो तीसरे चौथे आईपीएल में दिखता था, व्हाइट रंग का एक बलून था, वो दिखता था मैच के दौरान, उससे वो एरियल फोटोग्राफी लेते थे। तो एमआरएफ कंपनी ने प्रमोट करने के लिए किया था। तो इस तरह के यूसेजेस हैं। लेकिन अभी जो वर्ल्ड वाइड पुश हो रहा है एयरशिप्स का, वो हो रहा है कि हेवी कार्गो अगर ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विदाउट एनी एयरपोर्ट, विदाउट एनी ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे एरियाज हैं नॉर्थ कनाडा में जहां बहुत दूर तक जाना पड़ता है सामान लेकर के, विंटर्स में सड़कें होती नहीं है, आइस की रोड होती हैं, 15-15 20-20 घंटे ट्रक चलते हैं उस जगह पे। इसमें तो कई इनोवेटिव एप्लीकेशंस हैं। तो अगर मैं अगर समराइज करूं, अभी जो वर्ल्ड वाइड पुश है एयरशिप टेक्नोलॉजी का, या तो है लार्ज वॉल्यूम ओवरसाइज कार्गो को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ताकि बिना किसी ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर के आप सामान को पहुंचा सके, ला सके, ट्रांसपोर्ट कर सके। एक ये एप्लीकेशन बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। और इसका कंपटीशन जो है वो ट्रेन या एयरक्राफ्ट नहीं है, इसका कंपटीशन ट्रक है। अच्छा। तो जितना टाइम और जितना खर्चा और जितना इकोलॉजिकल डैमेज एक ट्रक करेगा, लार्ज पिकअप ट्रक 15 टन का सामान का ट्रक होता है, उसके कंपटीशन में एयरशिप यूज करते हैं तो बहुत एडवांटेजेस है। और जहां तक एरोस्टेट की बात है, तो एरोस्टेट का एप्लीकेशन, जैसे हमने अभी एक प्रोजेक्ट किया था उत्तराखंड सरकार के लिए, प्रोविजन ऑफ लास्ट माइल कम्युनिकेशन यूजिंग एरोस्टेट ड्यूरिंग डिजास्टर या इमरजेंसी। फॉर एग्जांपल अभी जैसे रिसेंटली उत्तराखंड में जो एक त्रासदी हुई, अब वहां पर जो है एरियल सर्वेलेंस करना है, बहुत टाइम तक के लिए देखना है कि वो ऋषिगंगा में कैसे जा रही है, तो एक एरोस्टेट लगा दें अगर वहां पर, तो वो बहुत टाइम तक उसको ऑब्जर्व कर सकता है, फिर उसका कम्युनिकेशन का टावर भी बन सकता है। तो हमने जो बनाया था वो बेसिकली एक हाइट एडजस्टेबल रिलोकेटेबल मोबाइल फोन टावर जैसा हमारा प्रपोजल था। तो ये भी एक देखो इमेजिनेशन है, उसको यूज किया कि क्या क्या हो सकता है, अच्छा ये हो सकता है, उनको प्रपोज किया, उनको अच्छा लगा, उन्होंने बोला ठीक है करके दिखाइए। अभी मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट पे काम करने वाला हूँ, वो प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया है लेकिन अभी आया नहीं है, 1 महीने में आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इनोवेटिव। जैसे आपने देखा होगा नेवल शिप्स होते हैं, उनमें होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। वो क्या करता है, वो एयरक्राफ्ट की रेंज बढ़ा देता है। आप एयरक्राफ्ट को शिप में रख के ले जाओ बहुत दूर तक, उसके बाद वहां से उसको लॉन्च करो तो वो टेक ऑफ करेगा, काम करके वापस आ जाएगा। वही आइडिया हमने लगाया है एरोस्टेट में।
हमने क्या प्रपोजल दिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रपोजल है। एक एरोस्टेट हमने खड़ा कर दिया, उसमें 4 यूएवी अटैच हो जाएंगे। ओके, ये यूएवी जो है ना, ये जाएंगे सर्वेलेंस के लिए। ठीक है, सपोज ये यूएवी आधा घंटा सर्वेलेंस के लिए गए, उस आधे घंटे में मैं ग्राउंड से करंट भेज के उसकी बैटरी को चार्ज कर लूंगा, मतलब एक्स्ट्रा बैटरी को चार्ज कर लूंगा। तो जब ये आधे घंटे बाद आएंगे, मैं बैटरी को स्वैप करके फिर भेज दूंगा। तो कंटिन्यूअस सर्वेलेंस चलता रहेगा। तो हमारा प्रपोजल ये है कि भाई वी वांट टू ट्राई 15 डे नॉन स्टॉप सर्वेलेंस एट एनी लोकेशन। 15 दिन के बाद में थोड़ी सी गैस लीक होगी, थोड़ा सा कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो हमने theoretically तो it can go for 1 month also, maybe more, लेकिन we are a little bit realistic। मैं कहा नहीं, 15 दिन के लिए भी let us try। अब देखो ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया है गवर्नमेंट ने। दिस इज देयर वाज अ आइडिया, काइंड ऑफ अ न्यू आइडिया कंपटीशन, हमने प्रपोज किया, वो सैंक्शन हो गया है। तो उन्होंने भी मेरे से ये पूछा, मैंने कहा देखिए ये एप्लीकेशन मेरे दिमाग में ऐसे आया कि जैसे शिप में होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, कैन वी हैव एयर कैरियर इन द एयर। और ये रिलोकेटेबल है, बलून है नीचे, उसके केबल लगाए, विंच लगाए, और एक ट्रक पे माउंटेड है। आप कहीं भी ले जाओ, खड़ा कर दो, यूएवी छोड़ दो, वो अपना काम करेंगे, घूम के आके डॉक करेंगे। ओके, आपने मान लीजिए 2 दिन कर लिया, अब आपने बोला नहीं यहाँ नहीं उधर चाहिए, ठीक है, सारा सिस्टम नीचे ले आए, ठीक है, उसको ट्रांसपोर्ट किया, फिर खड़ा कर दिया। तो जहां जहां हमारा ट्रक जा सकता है, जिस भी जगह, वहां हमारा ये सिस्टम पहुंच जाएगा। तो इस तरह इनोवेटिव आइडियाज जो है ना, इनके लिए बहुत स्कोप है एलटीए सिस्टम। वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे गूगल का भी एक प्रोजेक्ट था, आई गेस प्रोजेक्ट लून नाम से कुछ, इसके बारे में पता है सर आपको? हाँ, गूगल का एक गूगल लून प्रोजेक्ट था। उनका क्या था, जैसे देखो नॉर्मल वेस्टर्न थॉट क्या होता है ना, वेस्टर्न थॉट होता है कि दे डोंट बिलीव इन रीयूजेबल सिस्टम्स। उनका क्या है, वो डिस्पोजेबल सिस्टम में बिलीव करते हैं। तो गूगल का क्या आइडिया था कि एक बलून सस्ता सा लेंगे, उस बलून पे हम अपना एक लगा देंगे ट्रांसपॉन्डर, उसको छोड़ देंगे, जितने घंटे वो गया उतने घंटे उसने इंटरनेट दिया, फिर वो गिर गया। के बाद में मे बी वी विल रिकवर एंड रीयूज, बट दे वर नॉट टू मच कंसर्न। तो ये ना कमर्शियली वायबल नहीं है ये चीज कि आप छोड़ दो। तो दे ट्राइड इन अफ्रीका। और इंटरेस्टिंगली गूगल ने हमको भी अप्रोच किया था कि कैन यू हेल्प अस मेक लो कॉस्ट बलून्स फॉर आवर गूगल लून। तो हमने कहा था कि हाँ पॉसिबल तो है, मगर दिस होल आइडिया इज वेरी अनसस्टेनेबल कि आप मतलब बलून छोड़ दो, उसके बाद 4 घंटा वो उसने कम्युनिकेशन दिया तो पैसा वसूल, ऐसा नहीं होता है। पैसा वसूल करने के लिए प्रॉपर रीयूजेबल चाहिए। तो मुझे शुरू से ही था कि ये सस्टेनेबल नहीं है, मतलब ये नॉवेल्टी अच्छी है इसकी और चलेगा। और दूसरा क्या है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस और एक पर्टिकुलर हाइट में जाने के लिए ना वेदर का डेटा बहुत एक्यूरेटली पता होना चाहिए। नहीं तो क्या है, आप इसको छोड़ देंगे, वो हवा उसको यहाँ ले जाएगी, तो फिर जहाँ आपको नहीं देना है वहाँ इंटरनेट दे रहे हैं, फिर फायदा क्या है? पब्लिक वहाँ है, नेट वहाँ पर, उससे फायदा नहीं होगा। तो है, ये था इनोवेटिव प्रोजेक्ट और उसको काफी लोगों ने सपोर्ट भी किया, बट अभी रिसेंटली दे हैव डिसकंटिन्यूड। सो सर, मैंने आपका कोर्स किया था इंट्रोडक्शन टू एरोस्पेस इंजीनियरिंग, तो उसमें बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था अबाउट एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशंस और कैसे एक्सीडेंट्स होते हैं ये सब, राइट? तो उसमें मतलब कुछ लेक्चर्स में आपने बताया था जैसे मतलब कुछ भी हो सकता है एक एयरक्राफ्ट के साथ, लाइक एक स्क्रू लूज हो गया और वो जाके कहीं हिट कर गया तो पूरा सिस्टम अनस्टेबल होके मतलब डिजास्टर हो सकता है। तो मतलब क्या आप ऐसे कोई इंसिडेंट शेयर कर सकते हो और फिर उसी कॉन्टेक्स्ट में मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे ये प्रोसेस होता है और एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन का? देखो ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि एयरक्राफ्ट जो है ना वो काफी रोबस्ट सिस्टम होता है। जब उसको हम बनाते हैं ना तो ये बहुत कम होता है कि एक स्क्रू निकल गया या कुछ निकल गया और पूरा ढह गया। कभी कभी होता है, अगर वो बहुत ही क्रिटिकल सिस्टम है ना, तो हो सकता है। लेकिन जनरली जब इसको डिजाइन करते हैं ना तो क्या क्या हो सकता है उसका काफी कुछ इमेजिनेशन करके या सिमुलेशन करके हम कोशिश करते हैं कि वो ना हो, क्योंकि इसकी जो रिपरकशंस है बहुत ज्यादा हाई है ना। मतलब कोई कार तो है नहीं कि चलो सपोज टायर पंचर हो गया तो एक कोने में रोक के टायर बदल देंगे या पैसेंजर को निकाल के दूसरा ले आएंगे। यहाँ तो अगर गया तो गया। तो कई एक्सीडेंट जो होते हैं एयरक्राफ्ट के 2-3 चीजों की वजह से होते हैं।
एक तो आप कह सकते हो कि प्योर एंड प्योर ह्यूमन एरर है, प्योर ह्यूमन एरर है जो किसी के साथ भी हो सकती है। ऐसे ऐसे केसेस भी हुए हैं कि पायलट हो गया और यहाँ से जा रहा है पुणे और वो क्रॉस करके ना मतलब और आगे पहुंच गया और उसको नींद ही नहीं खुली उसको। ऐसे भी बेवकूफियां हो चुकी हैं। कई बार ऐसा होता है कि पायलट्स के ऊपर ओवरलोड है या कुछ है, तो वो एक पूरा का पूरा आशा। और मैक्सिमम वो तो एक अलग ही कारण है। मैक्सिमम एक्सीडेंट्स एक्चुअली होते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर, ठीक है। तो इनको एक कैटेगरी है, मेरा एक ग्रॉस एस्टिमेट है, मे बी 60-70% आर बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर एंड वेदर, बैड वेदर कॉम्बिनेशन। जैसे अभी रिसेंटली जो हुआ था अपना यहाँ पर ये जो कोझिकोड एयरपोर्ट पे हुआ था एक्सीडेंट, जिसमें कैप्टन साठे और उनके साथ एक जूनियर पायलट की डेथ हुई थी। It was a combination of overload, a combination of bad weather. पायलट ने बेचारे ने 3 बार ट्राई किया कि हम लैंड करें, लेकिन अल्टीमेटली उसका खैर अभी रिपोर्ट नहीं आई है। बट तो ये ऐसी चीजें आप छोड़ दो। दूसरा एक कैटेगरी होती है कि जिसमें छोटी सी चीज है लेकिन वो किसी के ध्यान में नहीं आई पहले। एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। जब ये 9/11 के ये जो केसेस हुए जिसमें लोगों ने एयरक्राफ्ट को हाईजैक कर लिया और उसके बाद फिर उनका ये प्लान था कि भाई हम अब इसको आप एज अ वेपन यूज करेंगे, ये इसी को हम बिल्डिंग में घुसेड़ देंगे। इसके पहले किसी के दिमाग में मतलब ये प्लान जो था वो ऐसे इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं आया था, ठीक है। तो एक सिंपल सी चीज लोगों ने रियलाइज करी कि पहले जो पायलट का जो केबिन है, जो कॉकपिट है और पैसेंजर केबिन है, इसके बीच में केवल एक सिंपल डोर होता था, स्लाइडिंग डोर, और कई बार तो उसमें लॉक भी नहीं था, क्योंकि इट वाज जस्ट मेंट फॉर द प्राइवेसी ऑफ द पायलट एंड टू कीप द पायलट अवे फ्रॉम द नॉइज एंड डिस्टरबेंस इन द केबिन। और उसको ऐसे हाथ से खिसकाओगे स्लाइडिंग डोर में। तो मैं भी, मुझे याद है एज अ स्टूडेंट जब भी मैंने फ्लाई किया है, आई यूज्ड टू ऑलवेज टेल द एरोस्टेस कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग, I'd like to meet the pilot. Many pilots are very cooperative. आजा चलो आने दो, ठीक है। तो क्या आराम से जाओ, बिंदास जाओ, खोलो घुस जाओ, क्योंकि दरवाजा वो था खाली एक सिंपल सा प्राइवेसी और लाइट वेट। 9/11 के बाद में लोगों के दिमाग में आया कि बॉस ये दरवाजा अगर लॉक कर देते अच्छे से तो ये घुस ही नहीं पाता। भाई जो हाईजैकर है क्या किया उसने अल्टीमेटली क्या किया, पकड़ लिया एरोस्टेस को और बोला कि भाई हमें अंदर जाने दो। वही तो किया ना। तो तुम्हें पता है जो सबसे पहला जो डिजाइन मॉडिफिकेशन आया वो ये आया कि भाई ये पैसेंजर जो पायलट का जो डोर है इसको लॉकेबल डोर कर दो ताकि इसको खोलना इतना आसान नहीं हो। तो तब लोगों ने कहा अच्छा तो फिर कोई की सिस्टम बना या कुछ कोड वर्ड डाल के जो भी बना, मतलब इस तरह का बना। ऐसे ही एक किसी सिचुएशन में कोई आदमी समहाउ एयरक्राफ्ट में घुस गया और उसने बंदूक लग दी पायलट के कनपट्टी पे और बोला चलो यहाँ से तुम जो है जम्मू चलो, जो भी चलो, ठीक है। तो उसके बाद लोगों ने बोला कि यार आगे भी ऐसा हो सकता है। तो एक सिंपल सी चीज है, एक ट्रांसपोंडर के पास में एक इमरजेंसी स्विच डाल दो। पायलट उसको ऐसे प्रेस करेगा तो ऑटोमेटिकली इट विल ट्रांसमिट सम कोड, आई थिंक 7500 ऐसा कुछ कोड है, यूनिवर्सल कोड है। व्हेन एन एयरक्राफ्ट इज ट्रांसमिटिंग दैट कोड, एटीसी नोज कि ये प्लेन हाईजैक्ड है, ठीक है। उसके बाद में फिर वो सतर्क हो जाएगा, बिना कुछ बोले बिना कुछ करे वो इन्फॉर्म कर देगा सबको कि भाई ये डिस्ट्रेस में है, कुछ तो पंगा है, मतलब इट इज नॉट इन द कमांड ऑफ द पायलट। तो अब क्या है, जब कोई चीज होती है तो लोग बात सोचते हैं अच्छा क्या करना चाहिए। तो हम एक्सीडेंट्स के बारे में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें ये सीखना है कि कौन कौन से इंसिडेंट्स की वजह से क्या क्या टेक्निकल चेंजेस आए। अब सबसे जो मतलब जो सबसे एक रीसेंट और सबसे इतना रीसेंट नहीं है, 1996 में जो एक एयर टू एयर कोलिजन हुआ चरखी दादरी के ऊपर दिल्ली के पास। एक हवाई जहाज उज्बेकिस्तान से आ रहा था, एक हवाई जहाज सऊदीया का आ रहा था। दोनों को एटीसी ने इंस्ट्रक्शन दिए, एक को 14,000 फुट एक को 15,000 फुट ऐसा कुछ बोला। कुछ उनका फॉल्ट हो गया, कम्युनिकेशन में कुछ हो गया। तो उसके बाद से क्या डिसाइड किया गया कि भाई जितने भी हवाई जहाज हमारे एयर स्पेस में आएंगे they have to have a ATC transponder and they need to have what is called as not transponder, they will जितने भी हवाई जहाज हमारे एयर स्पेस में आएंगे they need to have a TCAS system, terrain traffic collision and avoidance system। तो ताकि ये है कि
अगर गलती से दो पायलट हवाई जहाज को आपस में टकराने की कोशिश में लेके आ रहे हैं तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली पायलट को बोलता है कि क्या कर, एक को बोलेगा राइज, एक को बोलेगा डिसेंड। और इंटरेस्टिंगली एज पर द रूल दैट इज द ओनली सिचुएशन इन विच यू आर अलाउड टू डिसओबे द एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बात को आपको मानना ही चाहिए एज पर द रूल, लेकिन अगर टीकैस ने बोला है और वो एटीसी के ऑपोजिट है तो टीकैस को ज्यादा तवज्जो देनी है। दिस इज द रूल, क्योंकि टीकैस इज अ एक्चुअल सिस्टम और वी नेवर एक्सपेक्ट कि ऐसा हो। टीकैस शुड नेवर बी एक्टिवेटेड, बट अगर हुआ है इसका मतलब बहुत रियली कुछ प्रॉब्लम है। तो टीकैस इन्फॉर्म्स बोथ द एयरक्राफ्ट, एक को बोलता है क्लाइंब, एक को बोलता है डिसेंड, है ना। तो अब ये क्या है, इंसिडेंट हुआ, उसके बाद लोगों ने मंथन किया, लोगों ने कहा कि अच्छा ये सिस्टम करेंगे तो आगे नहीं होगा, बस ऐसे चलता है। दिस इज हाउ सेफ्टी इज इंक्रीज्ड इन द एविएशन सिस्टम। तो इसीलिए ट्रैफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है टू लर्न अबाउट द ग्रोथ इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो सर मतलब यू हैव मेंशन्ड एट टाइम्स कि यू हैव हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग विद लेट कल्पना चावला मैम। तो आपका मतलब एक्सपीरियंस कैसा था उनके साथ काम करने का, एंड हाउ डिड यू टेक दैट न्यूज़ ऑफ द ट्रैजिक एक्सीडेंट? देखो, कल्पना चावला जो है वो मेरी कॉलेज में मेरी सीनियर थी 2 साल। शी वाज 2 years ahead of me. उनका जो है 81 पास आउट है, मेरा 83 पास आउट है, और सेम डिपार्टमेंट था, और डिपार्टमेंट बहुत छोटा था हमारा। हमारे तो बैच में 15 ही स्टूडेंट्स थे। तो हमारे डिपार्टमेंट में एक सोसाइटी थी जिसका नाम था एरो एंड एस्ट्रो सोसाइटी। तो उसमें डॉक्टर कल्पना चावला वो उस समय प्रेसिडेंट थी, मैं उसका जो है सेक्रेटरी था। तो हम लोगों ने मिलके कई इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, छोटे छोटे लेक्चर्स। मुझे याद है एयरफोर्स के ऑफिसर्स को बुलाना, उनसे कुछ टॉक अरेंज करवाना, इस तरह हम लोग मिलते थे आपस में। एक्चुअली शी वाज अ वेरी नो नॉनसेंस पर्सन। आई गिव यू अ फ्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट हर। तो पहली बात तो क्या था, उस समय हमारे कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल नहीं था। तो या तो गर्ल्स जो थी दे वर स्टेइंग आइदर इन सम अदर हॉस्टल, और या फिर जो है देवर। तो कल्पना चावला ने क्या किया, कॉलेज के बिल्कुल बगल में जो कॉलोनी थी सेक्टर 11, वहां उसने मकान किराए पे लेके शी यूज्ड टू लिव अलोन। वो गैराज के ऊपर एक 1 रूम किचन छोटा सा मकान था, उसमें वो रहती थी किराए पे लेकर के। And she was a black belt in karate, so she used to go for karate classes. She was absolutely no nonsense. और उस समय she used to drive a ESD motorcycle. तो हमारे कॉलेज में एक उसका बहुत दबदबा था कि इससे पंगा नहीं ले सकते, तो इससे पंगा नहीं ले सकते। लड़कियां बहुत कम थी उस समय। मेरे बैच में टोटल 5 लड़कियां थी, करीब 380 के ऐसे कई स्टूडेंट थे हम, लेकिन उसमें केवल 5 लड़कियां थी, जिसमें से 2 एरोस्पेस में थी और 3 थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सीएस तो था ही नहीं उस समय हमारे कॉलेज में। तो कल्पना के बैच में तो पूरे बैच में 2 ही लड़कियां थी टोटल। तो हमारा ये था कि भाई इससे बिल्कुल भी नो नॉनसेंस, ज्यादा बात नहीं करेगी, अपना काम से मतलब रखेगी। She will just come to the department, do her work and go back. And she was never hanging around in the college, etc., etc. तो जब हम लोग 4th year में आए, जब हम लोग 3rd year में आए, and she was in the final year, तो ऐसे ही हमने डॉक्टर से बातचीत करी। हमने बोला अच्छा तो you are going to pass out now, ऐसा वैसा। तो I think she had got admission to a master's degree. तो हमने ऐसे ही उससे बोला कि भाई सीनियर, हमने बोला अभी पार्टी वार्टी चाहिए। तो बोली पार्टी नहीं, मैं तुम्हें घर बुला के तुमको खाना बना के खिलाऊंगी। तो हम बड़े खुश। तो हमारे बैच के कुछ 6-7 लड़के जो थे, those who were quite close to her, one Saturday we were invited to her house for lunch. हम बड़े एक्साइटेड। हम पहुंचे तो देखा कि सारा खाना उसने खुद बनाया है। At that time there was nothing like बाहर से मंगाओ या स्विगी या जोमेटो, कुछ नहीं था उस समय ना। सारा कुछ उसने खुद बनाया हमारे लिए। मतलब we were so happy। पूरा का पूरा खाना कल्पना ने हम सब 7-8 लोगों के लिए पूरा बनाया। And that day we found a different person. She was laughing, she was joking, she was very homely and very different person. तो that day we said कि अरे हम तो डरते थे बेकार में इससे, but she's so nice। और उसने खूब अच्छे से बातें करी और बताया कि मेरे ये प्लान्स हैं, ऐसा वैसा।
उसके बाद क्या हुआ, जब when she moved to US for higher studies, तो मुझे याद है मैं भी एक बार गया था किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मैंने यहाँ से उसको एक मेल भेजा कि कल्पना आई एम कमिंग टू US फॉर अ कॉन्फ्रेंस. तो she was very happy. She wrote a mail to me saying कि हाँ ठीक है, बात करेंगे, मिलना तो नहीं हो पाएगा because distances बहुत ज़्यादा हैं. I had gone to I think Florida and she was that time not in Florida. She was somewhere else. So मेरी बातचीत हुई फोन पे, तो ऐसे हम बेसिक टच पे थे. Now regarding the incident, तो मुझे याद है मैं और मेरी वाइफ बैठ के हम लोग लाइव देख रहे थे उस प्रोग्राम को, तो अराइवल का, और everything was going very smoothly, और वो आने ही वाले थे, मतलब they were about to land. I think 15 मिनट बाद उनकी लैंडिंग थी. तो अब क्या होता है कि जब ये प्रोग्राम होते हैं ना, तो ये they are very routine type of thing. They look very simple कि अच्छा आ रहा है. तो लिटरली मैं जैसे I got bored यार कि ठीक है देख लिया, तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा कि ठीक है अब तो आ जाएंगे नीचे. I just left. My wife was still watching. Then she called me. She says something is wrong. कुछ ऐसा आ रहा है. And then we saw and we both were shocked. मतलब हम लोग का नहीं, बाप रे, मतलब जैसे आँख के सामने सब कुछ हो रहा है. And then we were hoping against hope कि नहीं ये कुछ टेम्पररी ग्लिच है, नहीं हो सकता है कि ठीक है कुछ डैमेज होगा लेकिन नीचे तो आ जाएगा. सडनली वी जस्ट गॉट टू नो कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है, और जो उसके बाद वी कुड सी दो स्ट्रैंड्स कमिंग, यू नो, मतलब द होल थिंग डिसइंटीग्रेटेड एंड देन देयर वर ओनली स्ट्रैंड्स कमिंग डाउन. तो देन वी रियलाइज्ड कि बॉस ये तो ट्रेजेडी हो गई. I mean, it was so shocking for us. So we were both speechless actually, watching it live. And उसके बाद तो बहुत, of course, बहुत ज़्यादा मूड खराब हुआ, बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं. But I have very good memories of working with her and planning events essentially, organizing things की, even things like चाय समोसे के लिए क्या करेंगे, किसको कहाँ से लाएंगे, क्या, these kind of very mundane things. I mean, students क्या कर सकते हैं, और सी स्पीकर को आपने लेटर लिख दिया, अब उसके बाद ये है कि अच्छा टेल योर बैचमेट्स टू कम, ऐसा ना हो कि वो अकेले वहां पर स्टूडेंट्स नहीं हो. हाँ मैंने सबसे बात कर ली है. ये टिपिकल बातें जो होती हैं ऑर्गेनाइजर्स की, वो सब हमने करी है इनके साथ. बट जनरली आई टेल यू, फॉर द फर्स्ट 2 years तो मेरी बात ही नहीं हुई. इट वाज कंप्लीटली नो नॉनसेंस टाइप ऑफ थिंग. देयर वाज अ फीलिंग ऑफ ऑ टुवर्ड्स हर. In the 3rd year when we started working for this society, तो कुछ मौके मिले बात करने के और करने के, तो ऐसा है. उस एक्सीडेंट में भी it was very minor ना, कि छोटा लंप फोम का टुकड़ा था एक शायद, जो लेफ्ट विंग को हिट कर गया था. करेक्ट. एक्चुअली मेन जो आपका एंसिलरी फ्यूल टैंक था, उसमें थर्मल क्लैडिंग के लिए फोम के ब्रिक्स लगाए थे, टाइल्स लगाए थे. तो एक टाइल निकल करके और वो लीडिंग एज में जाके उसने इम्पैक्ट किया, और वो इतना तेज इम्पैक्ट था कि उससे वो डैमेज होके अंदर जाके उसने डैमेज कर दिया. तो स्ट्रक्चरल डिसइंटीग्रेशन हो गया उसका. तो ये है, देखो ये है ना, इन चीजों में कुछ भी हो सकता है. अभी रिसेंटली मार्स में ये लैंड हुआ है, बट यू नो एनीथिंग कैन गो रॉन्ग. यूजुअली अपने हमारे उसका क्या हुआ, हमारा विक्रम लैंडर जो उसका क्या प्रॉब्लम है. 98% of the mission was completely error free. लास्ट का 2% में जो है प्रॉब्लम हो गई. तो ये चीजें ऐसी ही होती हैं, कहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है कुछ कह नहीं सकते. So आपने मतलब इतने आप एयरक्राफ्ट्स के बारे में इतने पढ़ते रहते हो और ये सब, तो कभी ना कभी आपने सोचा होगा कि ये बर्म्यूडा ट्रायंगल में इतने क्यों गायब हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ बिल्कुल. बचपन में, मतलब जब मैं स्टूडेंट था, जनरली क्लास 9-10 के समय, तो उस समय ये बहुत बड़ा एक वो होता था, एक क्यूरियोसिटी, मिस्ट्री, क्या होता है वहां पर. प्लेन जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और क्या वहां पर कोई बहुत बड़ा वर्लपूल है या क्या है, कुछ लोगों को क्लियर नहीं था. तो कई तरह की उसमें थ्योरीज हैं, कई तरह की उसमें वो हैं. मतलब जनरल लोगों की फीलिंग ऐसी है कि कुछ ऐसा वहां पर ज्योग्राफिकल फिनोमिना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. जैसे इफ यू फ्लाई नियर नॉर्थ पोल,
तो जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं स्पेशली बेस्ड ऑन कॉम्पस या मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट जो है, दे स्टार्ट मेल फंक्शनिंग। तो उसके लिए अल्टरनेटिव मोड्स यूज करने पड़ते हैं। तो इस तरह का कुछ एक वो है कि कुछ वहां पर ऐसा कुछ लोचा है जिसकी वजह से वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स और रेडिएशंस में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस वजह से थिंग्स गो हेवायर। बट ये मिस्ट्री अभी सॉल्व नहीं हुई है। हाँ भाई, कुछ रिसेंटली ऐसा आया था कि हेक्सागोनल क्लाउड्स है वहां पे, और ऐसा कुछ तो रैंडम सा थीसिस आया था, पता नहीं भाई। बहुत एक्चुअली दुनिया में कई चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत ही रहस्यमयी, बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, जिनका कि अभी अब जैसे अब तुम देखो, एक हिमाचल प्रदेश में कोई एक ज्वाला जी टेम्पल है, वहां पर एक कहते हैं कि बहुत सालों से जो है एक फ्लेम जल अंदर रही है। हाँ लाइट जलती रहती है। अब अंदर कोई कहते हैं देयर इज नो सोर्स, देयर इज नो पेट्रोकेमिकल सोर्स, देयर इज नो नेचुरल गैस सोर्स, है ना। बट कुछ तो होगा ना वहां पर जिसकी वजह से अंदर से कंटिन्यूस एनर्जी मिल रही है, वो जल रही है लाइट वहां पर, इतने सालों से वहां पर जो है वो ज्वाला जल रही है। अब क्या पता है कोई ऐसा आदमी है जो पीछे से उसको फीड कर रहा है जस्ट टू कीप द मिथ अलाइव। ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यू डोंट नो। बट कई लोगों ने वहां पर रिसर्च किया, पता लगाया। आई वेंट टू अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस इन यूएस। एक यूएस में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड सैंटा क्रूज। वहां पर क्या है कि कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट गोज अपवर्ड्स। ओके, तो उसमें क्या होता है कि व्हेन यू गो देयर एंड व्हेन यू आर वॉकिंग, you are actually walking along the incline, but you feel that your weight is acting upwards. तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मतलब वो एक जगह है जहाँ लोग जाते हैं बाकायदा। इट इज लोकेटेड, आई थिंक इट इज लोकेटेड नियर लॉस एंजलिस, समवेयर नियर लॉस एंजलिस या सैन फ्रांसिस्को, आई डोंट रिमेंबर, वन ऑफ दीज टू प्लेसेस। तो हमें किसी ने बोला कि यहाँ पर आए हो तो जरूर जाओ। तो उन्होंने क्या कर रखा है, एक छोटा सा हिल जैसा है, उसके बाद एक घर बना रखा है लकड़ी का उसमें, और उसमें कहते हैं देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, आप चल के देखिए। तो रियली यू नो मैं तो खुद गया हूँ ना, मैं चल रहा हूँ और कोई फोर्स मुझे पीछे खींच रही है, ठीक है। तो नॉर्मली यू एक्सपेक्ट ग्रेविटी टू बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स, तो हम उसको यूज्ड टू हैं। और वहाँ क्या हो रहा है कि आप जो है वो ऐसे तिरछा ऊपर जा रहा है, लेकिन आप जा रहे हैं तो कोई आपको ऊपर खींच रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है। तो क्या है ये? तो ऐसा लोगों ने बोला है कि इस एरिया में क्या है कि कुछ तो अंदर जियोमैग्नेटिज्म कुछ चक्कर है जिसकी वजह से कुछ ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कुछ मतलब समथिंग एनोमलस बिहेवियर है। सो ऑफ कोर्स दे हैव कमर्शियलाइज्ड इट। तो वहां तो पूरा मेला लगता है, टिकट लगता है उसका, यू गो एंड बाय अ टिकट देन यू गो। बट इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस बिकॉज विजुअली यू फील कि अच्छा ये डाउनवर्ड स्लोप है। So when I start walking, तो I expect कि ऐसे अब मैं जा रहा हूँ नीचे, मेरे को पीछे से मैं ऐसे जा रहा हूँ। It's very funny कि ये चल क्या रहा है। और ऐसे नहीं, फोटोग्राफ वगैरह है लोगों के, ऐसा कोई illusion नहीं है वो। It's not an illusion. It's not like they are making a fool of you. You can feel it yourself कि कुछ तो यहाँ चक्कर है। तो किसी ने बोला कि कुछ यहाँ पर पहले लोग रहते थे, उन्होंने ऐसे ही महसूस किया, फिर साइंटिस्ट ने आके स्टडी किया, then they said कि नहीं यहाँ कुछ ऐसा फिनोमेना है, तो फिर उन्होंने उसको कमर्शियलाइज कर दिया। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो ऐसी कुछ चीजें हैं दुनिया में जो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो फ्लाइट 370 MS-370 जो रिसेंटली हुआ था, मलेशियन फ्लाइट, उसका भी मतलब उसका कुछ निकला क्या बाद में? कुछ समझ नहीं आया उसका कि क्या हो गया, कुछ नहीं। उसका कोई भी ऑथेंटिक उसके बारे में आज तक, जो कि एक ऐसा ऑथेंटिक सोल्यूशन या आउटकम जो कि कह सकते हैं हाँ ये मिस्ट्री सॉल्व, ऐसा नहीं है। तरह तरह की थ्योरीज हैं। कोई कहता है कि दे हैव बीन शॉट डाउन बिकॉज दे डाइवर्टेड टू सम अदर प्लेस एंड देन रशियंस हैव शॉट इट डाउन। कोई कहता है कि नहीं कुछ हो गया। तो कई तरह के, जब उसके मलबा ही नहीं मिला उसका अच्छे से भी, तो मतलब कॉन्स्पिरेसीज चल रही है उसके ऊपर बहुत सारी। एक्चुअली देखा जाए ना तो दुनिया इतनी बड़ी है कि हमें लगता है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो गए हैं, जीपीएस हमारे पास है, इतना कुछ हमारे पास है, लेकिन एक एक स्क्वायर किलोमीटर को ऐसे ऐसे सर्च करना इतना आसान नहीं है।
इवन विद द एंटायर रिसोर्सेज अवेलेबल टू यू, आप सोचो कि नहीं हम पूरा का पूरा मैप कर देंगे 1 स्क्वायर किलोमीटर, नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा डायमेंशंस हैं। तो इसलिए एक टेंटेटिव एरिया पहले लोग कहते हैं इस एरिया में होने का चांस है तो वहां कर सकते हो आप सर्वेलेंस। हाँ। आपको कहोगे भाई कहीं भी हो सकता है, ढूंढ लो, तो कैसे ढूंढोगे? अब मैं तुमसे कहूँ कि पूरे आईआईटी कैंपस में कहीं पे एक पिन गिरी हुई है, ढूंढो, बहुत डिफिकल्ट। अब कैसे करोगे? ये अगर बोले कि भी हॉस्टल 13 के पास है तो थोड़ा सा तो डायरेक्शन मिलेगा ना कि अच्छा चलो इधर, हाँ। वहां जाके आप चप्पा चप्पा छान सकते हो। बट सपोज ऐसे कि पूरे आईआईटी कैंपस में समवेयर देयर इज वन येलो कलर्ड नीडल लाइन, अब आप वो तो तुक्के से मिलेगी तो मिलेगी, बट यू कैंट सर्च फॉर इट व्हाटएवर यू मे डू। लगभग वैसी प्रॉब्लम है, इतना बड़ा एरिया है ओशन का एंड इट लुक्स द सेम। या तो उसको स्कैन करना भी इतना आसान नहीं है। हाँ। आपने अगर मान लो एक यूएवी लगा दिया ऑटोमेटिक स्कैन करने के लिए, तो भी उसमें इतने ज्यादा वेरिएबल्स मिलेंगे कि कई बार सामने है तो भी लगेगा नहीं ये तो फॉल्स डेटा है। हाँ। ये भी हो सकता है। तो मतलब सर वी नो रफली कि डिपेंडिंग ऑन टाइम ऑफ द ईयर या जो भी है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट फ्लाइंग। तो हाउ डज एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजेस दिस 10K 20K एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट द सेम टाइम? हाँ, तो पहली बात तो ये है कि ये एक आपके दिमाग में मिथ है कि एटीसी जो है वो 20,000 एयरक्राफ्ट को हैंडल करते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमने पूरे एरिया को सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है। ओके। और हर सेक्टर के लिए एक अलग एटीसीओ अपॉइंटेड है, डिपेंडिंग ऑन टू थिंग्स, नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट दैट कैन बी। अच्छा, दूसरा क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट टेक्नोलॉजी का भी है। क्योंकि अब क्या है कि कुछ ऐसे रेडार्स बन गए हैं और एयरक्राफ्ट में एक ऑटोमेटिक ट्रांसपॉन्डर होता है, मोड सी ट्रांसपॉन्डर जिसको हम कहते हैं। तो वो अगर ट्रांसपॉन्डर बराबर चल रहा है तो एटीसी के डिस्प्ले में ऑटोमेटिकली पॉइंट के साथ में डेटा आ जाएगा कि ये एयरक्राफ्ट ये वाला एयरक्राफ्ट है, इसका ये डेस्टिनेशन है, ये इसका ओरिजिन है, ये इसका मतलब हैवी वेट है, लाइट वेट है, उसके जो पैरामीटर्स हैं वो बन के आ जाते हैं। और क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर सेक्टर में 40-50 एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनको ही आप हैंडल करते हैं। अच्छा। उसके आगे के होते हैं यू हैंड ओवर टू समबडी एल्स। ओके। और या फिर उसको हम एक पर्टिकुलर, हम क्या करते हैं कि एटीसी क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर रूट उसको दे करके बोलते हैं मेंटेन करते रहो इसको, तो चलते रहो इस रूट के ऊपर। और बिटवीन टू एयरक्राफ्ट देयर इज अ मिनिमम डिस्टेंस टू बी मेंटेन। अगर मान लो there are many ways of separating, there is lateral separation, there is a height separation, most common is height separation, most common। तो जनरली हम क्या करेंगे कि अगर एक ही रूट पे जाना आना जाना है, अगर बाई डायरेक्शन ट्रैफिक है तो हम जैसे ऑड इवन स्टैकिंग करते हैं अप टू हाइट ऑफ आई थिंक 23,000 फीट at every 1,000 at every 2,000, उसके बाद every 1,000 ऐसे करके होता है। कुछ एक नंबर है, मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूँ। तो वो तो हो गया, आपने उसको लगा दिया और आपने ये अज्यूम किया कि वो फॉलो कर रहा है, तो यू कैन फॉरगेट अबाउट। एक्चुअली एटीसीओस का यही मेन काम है, दे आर ट्रेन्ड टू आइडेंटिफाई which guys we can forget and which guys we have to focus on। तो जब वो पैटर्न देखता है तो वो सारे नहीं देखता है। सबसे पहले एटीसी क्या करता है, सिचुएशनल अवेयरनेस, कि वो ये देखता है, इसको हम कहते हैं, इसका एक टेक्निकल शब्द है कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्शन एंड रेजोल्यूशन, सीडीआर जिसको हम बोलते हैं। तो पहला वो ये देखता है कि अभी कहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, क्या वो सीरियस कॉन्फ्लिक्ट है, और कहाँ आने वाली है कॉन्फ्लिक्ट, आज से 5 मिनट बाद इस जगह पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए पहले से ही प्लान कर लो, अच्छा इसको लेफ्ट इसको राइट करके इंस्ट्रक्शन देके भूल जाओ, फिर वो स्कैन करता है। तो जो एटीसीज हैं, दे आर ट्रेन्ड टू लर्न टू फोकस अनफोकस फ्रॉम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहली बात ये। दूसरी बात ये, इट इज वेरी मच ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी एंड बाय प्रोसीजर्स। प्रोसीजरल जो प्रोसीजरल सिस्टम्स है ना, वो बहुत हाई फाई है। इसीलिए एटीसी हमेशा एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, एक पर्टिकुलर स्टाइल में बात करते हैं पायलट से, और वो ज्यादा बात नहीं करेंगे, वो खाली जितनी बात करनी है उतनी करेंगे और इंस्ट्रक्शन देंगे।
और उसके बाद में ये माना जाता है कि पायलट भी वो प्रोसीजर फॉलो करेगा। अगर वो देखता है कि एक रोग पायलट है जो प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा, बाकियों को अलग कर देगा उससे। हाँ, उतना ही करेगा, बिकॉज ही कैन नॉट टॉक एंड से कि बॉस मान जा, क्या कर रहा है, ये सब तो नहीं कर सकता, टाइम ही नहीं है इतना। सो दे फिगर आउट कि यार ये एक रोग है या ये एक अनआइडेंटिफाइड है, उसका एक प्रोसीजर है, वो इन्फॉर्म करते हैं। और फिर जो डिफेंस एयरफोर्स वाले हैं वो लोग फिर अपने जहाज भेज के चेक करते हैं, नहीं कौन है क्या है, कोई दुश्मन का आदमी तो नहीं है कहीं, जो भी है, तो उसका भी एक प्रोसीजर है। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये बहुत हेवीली प्रोसीजर पे डिपेंडेंट है। और क्योंकि ये इतना प्रोसीजरल है, इसलिए ये अपने काम को बांट सकते हैं, ठीक है। इसलिए तुम देखो, एक एटीसी कभी भी 2 घंटे से ज्यादा काम नहीं करता है। उनका जो रेस्ट और वर्क का शेड्यूल है, उसमें होता है कि आफ्टर वर्किंग फॉर 2, उसको कहते हैं वर्किंग ऑन स्टेशन, एक स्टेशन पे बैठ के काम करके 2 घंटे बाद में कंपल्सरी रेस्ट है। और अगर बिजी टाइम है तो उनके लिए स्पेशल रेस्ट रूम्स हैं, वहां पर वो लोग रेस्ट करते हैं, उनके लिए वहां पर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का इंतजाम है। इनफैक्ट कई इंटरेस्टिंग स्टडीज हुई हैं। आई रिमेम्बर देयर वाज वन स्टूडेंट, शी हैड डन अ स्टडी ऑन हाउ ATCs use social media to relax during their resting time. कि वो अगर नहीं हो तो मतलब हाउ डू दे यूज सोशल मीडिया टू रिलैक्स ऐसे। और अब ये तो है नहीं कि भाई यू विल टेल देम कि भाई सो जाओ, क्योंकि यू कैन नॉट स्विच ऑन अ पर्सन लाइक सो जाओ, उठ जाओ, सो जाओ। ह्यूमन बॉडी टेक्स टाइम, तो बट उसको रेस्ट तो करना है। तो बड़े इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि वो बातचीत करेंगे आपस में, कुछ और बात करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हाउ दे डू इट। लेकिन द होल थिंग इज बेस्ड ऑन ट्रेनिंग एंड सिस्टमैटिक प्रोसीजर। बहुत ही फैसिनेटिंग फील्ड है। और अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जब ट्रैफिक बढ़ रहा है, एक टाइम आने वाला है कि इट विल बिकम ह्यूमनली इम्पॉसिबल। हाँ, एग्जैक्टली। तो फिर ऑटोमेटिक सेल्फ सेपरेशन के एल्गोरिथम पे लोग बात काम कर रहे हैं। लोग बात काम कर रहे हैं कि जो ATCO है वो खाली ऑब्जर्व करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इफ अ पर्सन इज इन ओनली ऑब्जर्वेशन मोड, द पर्सन बिकम्स बोर्ड एंड देन दे टेंड टू ओवरलुक थिंग्स। तो एक ATCO को बिजी भी रहना चाहिए। अगर वो बोलेगा नहीं या कुछ करेगा नहीं तो वो डल हो जाएगा, सो जाएगा। हाँ। मैं आपसे कहूँ कि भाई खाली स्क्रीन में बैठ के देखो, अभी एक मूवी चल रही है तो आप इन्वॉल्व हैं उसमें, बट अब मैं आपसे कहूँ कि इन्वॉल्व नहीं होना है, बस कुछ चलता रहे, तुम देखते रहो बस। दे शुड नॉट कम टू ईच अदर। तो इफ यू डू दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू विल नॉट डू एनीथिंग, यू सामने हो जाएगा, आपको नजर ही नहीं आएगा। तो ह्यूमन है ना, तो इसके ऊपर भी स्टडी हो रही है कि भाई कुछ तो इन्वॉल्वमेंट चाहिए, लेकिन कितने हद तक होना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इस पे हम लोगों ने IIT में काफी रिसर्च किया है। इनफैक्ट आई हैव अ PhD स्टूडेंट हु इज आल्सो एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, वेरी सीनियर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। वो मेरे से भी बड़े हैं उम्र में, ही हैज रिटायर्ड लास्ट ईयर। तो his topic is only on this thing, what is the strategies used by ATCOs to handle their cognitive workload. तो उस पे वो काम कर रहे हैं। तो हमने सिमुलेटर में कई एक्सपेरिमेंट्स किए, ATCOs को बुलाया, बोला बताओ हाउ विल यू कंट्रोल दिस ट्रैफिक। मालूम पड़ा हर एक की अपनी अलग स्ट्रेटेजी है। देयर इज नो यूनिकनेस। सेम पैटर्न अगर मैं देता हूँ 10 लोगों को, 10 तरीके से वो ट्रैफिक को मैनेज करेंगे और ऑल 10 आर करेक्ट। इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग फील्ड। वाओ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही था कि फ्यूचर में कैसे ऑटोनोमस होगा, क्या होगा। आई गेस वो आपने आंसर कर दिया। फ्यूचर में तो भाई ऑटोनोमस ही होना पड़ेगा। और कुछ ऐसा होगा कि आपस में, हम इसको बोलते हैं मल्टी एजेंट सिस्टम्स, कि स्वॉर्म्स हैं या मल्टी एजेंट सिस्टम्स हैं, वो आपस में ही कम्युनिकेट करके दे विल वर्क आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी, सो दैट एवरी, उसमें भी ये होगा कि अगर एक आदमी रोग है तो बाकी लोग कैसे करेंगे। इस पे एक हमारे यहाँ पर बीटेक प्रोजेक्ट हुआ था, एक स्टूडेंट ने इसके ऊपर BTP किया था और बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया था कि we took an example of 3 aircraft flying at the same level, same height, और उसमें ये था कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो what should be the optimum deviation so that the traffic goes beyond any problem. तो मिनिमम डिविएशन क्या होना चाहिए, उसको हमने
सॉल्व किया था यूजिंग एन ऑप्टिमाइजर। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था वो। बाद में उस लड़के ने पीएचडी किया, बट नॉट इन दिस फील्ड, ही डिड पीएचडी इन सम अदर फील्ड, बट ही गॉट मोटिवेटेड into this, into research by working on such an interesting project. सर, और अभी मुझे आपसे ना फ्यूचर की बात करनी है इन टर्म्स ऑफ एरोस्पेस, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो जब से स्पेसएक्स का नाम ऊपर आया है, ब्लू ओरिजिन्स, वर्जिन टेक, अपना इवन इसरो उस रेस में है, तो जैसे अभी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट होते जा रहा है ऑर्बिटर्स वगैरह में, तो आपको क्या लगता है, मतलब अभी लेट्स से अगले 50 साल में मतलब कहाँ तक एडवांसमेंट हो पाएगा रॉकेट टेक्नोलॉजी में भी और इवन एयरक्राफ्ट में, यूएवीज? देखो, पहला जो चेंज आएगा एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी में वो आएगा इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन का। तो जो हमारे अभी फॉसिल फ्यूल पे हम लोग बेस्ड हैं, वो फॉसिल फ्यूल वाला चलने वाला नहीं है बहुत टाइम तक। एक तो बहुत ज्यादा प्रेशर है पब्लिक का भी बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एमिशन। तो बहुत तेजी से काम हो रहा है कि कैसे हम, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं मोर इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट, मतलब फुली इलेक्ट्रिक नहीं है लेकिन उसके जो एक्सेसरीज हैं, उसके जो सिस्टम्स हैं, वो बजाय हाइड्रोलिक्स पे काम करने के इलेक्ट्रिकल पे काम करते हैं। तो उस पे काफी काम हो रहा है। फिर लोग बात कर रहे हैं हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम का, कि ठीक है या तो मतलब मल्टीपल इंजन हैं, 2 छोटे आईसी इंजन या टर्बो प्रॉप्स हैं और बाकी 4 इलेक्ट्रिकल इंजन हैं, या फिर ऐसा है कि कॉम्बिनेशन है, एक जनरेटर है, एक आईसी इंजन है, दोनों एक ही प्रॉप को ड्राइव कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही हैं, इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक और फिर फुली इलेक्ट्रिक। तो अभी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगले 10-15 साल के भीतर जो छोटे एयरक्राफ्ट हैं, एटलीस्ट अभी जैसे एयरबस और बोइंग तो काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो एयरबस ने तो एक जीरो करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें वो कहते हैं कि 100 सीट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 200 सीट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी हम इस तरह के बना देंगे, हाइड्रोजन फ्यूल सेल ऑपरेटेड या कुछ। तो इस पे काफी काम होगा। तो सिविल एरिया में तो मोस्टली इस पे काम होने वाला है। हमने भी एक कभी पीएचडी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ऑन इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन, जस्ट जनवरी से ही किसी ने ज्वाइन किया है। और जस्ट टू शेयर विद यू, एक नेशनल एयरक्राफ्ट कंसेप्चुअल डिजाइन कंपटीशन हम करते हैं। इस साल 4था साल है। तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को टीम बना के कहा जाता है। तो उसमें आईआईटी बॉम्बे की भी टीम पार्ट ले रही है। इट इज ओनली ओपन टू एरोस्पेस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। इस बार का जो प्रॉब्लम है दैट इज इंटरसिटी इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट, आइस वीटोला ऐसा नाम है, आइस वीटोला, इंटरसिटी इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट और लैंड एयर टैक्सी, आइस वीटोला। तो आइस वीटोला पे काम हो रहा है। अभी अगस्त के महीने में उसका फाइनल राउंड होगा और हम एक सेमिनार भी करेंगे ऑन इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट। तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के एरिया में तो ये होगा। मिलिट्री एयरक्राफ्ट के एरिया में तो there is a decision taken by US Air Force, no more manned aircraft decided. No more manned aircraft. So they are saying कि F-35 जो हमने बनाया है Lightning II, that is our last manned aircraft for military purposes. इसके बाद सारे के सारे हमारे unmanned ही होने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है उनका। और तो अब आगे unmanned aircraft ही बनेंगे। उसमें कुछ लो लेवल पे स्वॉर्म, छोटे एयरक्राफ्ट स्वॉर्म पे जाएंगे या बड़ा एयरक्राफ्ट जिसमें कि छोटे छोटे 100 एयरक्राफ्ट डाल रखे हैं वो जाके फेंक देंगे, बिल्कुल मक्खियों की तरह जाएंगे। वो सब कॉन्सेप्ट पे काम चल रहा है। तो ये 2 मतलब मेन होने वाले हैं। जहां तक बात स्पेस की है, स्पेस का तो मतलब कोई लिमिट ही नहीं है कि क्या क्या होने वाला है। मेन थिंग है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। और दूसरा, people are saying that we should be able to travel internationally in a matter of minutes. So New York to Shanghai should be half an hour flight. इस टाइप के बहुत ज्यादा एम्बिशियस प्लान्स चल रहे हैं। तो उनका ये है कि वो रॉकेट में लॉन्च करेंगे और रॉकेट से फिर वो स्पेस ट्रैवल होगा। अभी मतलब there are lots and lots of research activities going on in making it safe and making it reusable. तो ये मेन जो है डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। बाकी जो है वो सब इंक्रीमेंटल होगा। एयरक्राफ्ट जो
जो नॉर्मल एयरक्राफ्ट है उनका इम्प्रूवमेंट बहुत इंक्रीमेंटल होगा, धीरे धीरे थोड़ा 2% 3% रिडक्शन ये सब होगा, बट जो रेडिकल चेंजेस हैं वो इस तरह की चीजों में आने वाले हैं फ्यूचर। और द यूज ऑफ यूएवीज, यूज ऑफ यूएवीज वो यूज ऑफ कैसे? यूएवीज फॉर, हाँ तो यूज ऑफ, तो अभी हाँ तो अभी उसमें थोड़ा सा इशू है एक्चुअली। क्या है कि इट इज वेरी romantic and very easy to say कि हाँ भाई you can deliver pizza using UAV, you can deliver items, Amazon will transport, but इतना आसान नहीं है वो, इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब इतने ज्यादा नंबर हो जाएंगे तो उनका आपस में टकराव जो है ना उसके लिए बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। और तो इसलिए, और एक पॉइंट के बाद में यू माइट फील कि देखो अगर बहुत ही रिमोट एरिया है और वहां सामान पहुंचाना है, उसके लिए एक आदमी जा रहा है 50 किलोमीटर किसी बाइक में या किसी कार में, उस केस में तो यूएवी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अफ्रीका में शुरू हो गया है, अफ्रीका में एक जिपलाइन करके एक कंपनी है, दे आर कलेक्टिंग ब्लड सैंपल्स एंड सेंडिंग इट फॉर टेस्टिंग अबाउट 50 किलोमीटर्स अवे, फिर वहां से वो आता है। और कुछ ये भी शुरू होने वाला है कि भाई कोई एक्सीडेंट हो गया तो ऑर्गन्स कैन बी सेंट बाय यूएवीज या ब्लड प्लाज्मा कैन बी, इस तरह से निश एप्लीकेशंस में, एक मिनट, कुछ निश एप्लीकेशंस में तो जरूरत पड़ेगी, मतलब होगा, बट ऐसे आप ये सोचो कि भाई जनरल पब्लिक के लिए बहुत जल्दी ये हो जाएगा, ये इतना आसान नहीं है। आइडिया बहुत इमेजिनेटिव है और शायद टेक्निकली भी पॉसिबल है, लेकिन क्या ये कमर्शियली और सेफ्टी वाइज पॉसिबल होगा, ये अभी सोचना पड़ेगा थोड़ा। बट क्या होता है, हर बार ऐसा लगता है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन हो जाता है, क्योंकि लोग बात क्या करते हैं, उसका तोड़ निकाल लेते हैं। मतलब सी इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ स्टेटिंग अ प्रॉब्लम, उसके बाद सम स्मार्ट ब्लोक समवेयर विल अप्लाई द माइंड एंड गिव अ सॉल्यूशन। अगर वो सॉल्यूशन कमर्शियली और टेक्निकली वायबल है और सेफ्टी इशू भी नहीं है, तो पीपल अडैप्ट इट वेरी क्विकली। तो हम कह रहे हैं आज, मे बी टुमारो वी विल बेसिकली ईट आवर वर्ड्स कि यार क्या हमने 2021 में हम कह रहे थे कि ये नहीं होगा, सारा 2040 में 25 में ही हो गया। हो सकता है, एंड आई होप आई एम प्रूव्ड रॉन्ग, इट विल बी नाइस। प्लस वो सेफ्टी वाली बात भी आती है कि इवन जब पंछी उड़ते हैं तो हम ऊपर देखते ही है कि कहीं कि पंछी उड़ रही हो रहा है, तो अगर ऐसे ड्रोन्स उड़ रहे हैं बहुत सारे इन नंबर, तो हम सेफ फील नहीं करेंगे ऑब्वियसली। वही तो बात है ना, देखो ऐसा अभी जैसे पक्षी उड़ते हैं ना, तो हमें पता है कि ये लोग एवोल्यूशनरी, दे आर बायोलॉजिकली इन्वॉल्व्ड सिस्टम्स, तो इनमें ये सब चीजें इनबिल्ट हैं। यू विल नेवर सी टू बर्ड्स हिटिंग ईच अदर इवन दो दे फ्लाई इन सच अ लार्ज नंबर्स, है ना, वो आपस में कैसे उड़ते हैं, एक साथ करते हैं। और कभी ऐसा नहीं होता कि दो सामने से आ रहे हैं तो आपस में लड़ गए या कुछ हो गया, अनलेस दे वांट टू फाइट, अनलेस देयर इज अ conflict, वो है, you can see birds fighting also. तो अब for drones to reach that level of self separation automatically, बहुत sophistication चाहिए हर, क्योंकि अगर वो विजन बेस्ड है तो हो सकता है बारिश में ब्लर हो जाएगा या फॉग में ब्लर हो जाएगा या क्लाउड्स में नहीं काम करेगा। अगर वो मैग्नेटिकली बेस्ड है तो उसमें एनोमली, मतलब जो भी आप सिस्टम डालोगे उसमें कुछ कुछ जो है वेरिएशंस आ सकते हैं। तो वो इतना रोबस्ट हो कि वो उसमें बैकअप हो, पहले विजुअली हो रहा है, उसके बाद मैग्नेटिकली हो रहा है, उसके बाद किसी और तरीके से हो रहा है, तो होने को हो सकता है हो जाए एंड यू माइट स्टार्ट सीइंग देम। क्योंकि एक जमाने में जब ये था कि भाई हवाई जहाज जा रहे हैं, कि अभी क्या हो रहा है, देयर इज अ फ्लाइट एवरी मिनट एट मुंबई एयरपोर्ट, एवरी मिनट देयर इज वन डिपार्चर और अराइवल। आज से 50 साल पहले पीपल वुड से अरे हाउ कैन यू हैव वन मिनट में इतने एयरक्राफ्ट जा रहे हैं, बड़ा अनसेफ हो जाएगा। लेकिन अब प्रोसीजर बन गया ना, भी हो रहा है रूटीनली। अभी आप आईआईटी में खड़े हो किसी बिल्डिंग में और देखो, यू कैन सी the time aircraft touches you see one more arriving. मैंने स्टडी किया, I went to this building called अनंता बिल्डिंग में जाके मैं खड़ा हुआ एक बार, and I could go at a particular place जहाँ ये हुआ कि I could time it so beautifully कि मैं बिल्डिंग के एज पे एयरक्राफ्ट अपीयर हुआ तो वो लैंड कर रहा है,
और ये जैसे गया 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 गया, ये टच किया तो यहाँ अपीयर हो गया, क्योंकि शाम के समय, स्पेशली इस समय 5 बजे से लेके 8 बजे तक, देयर इज वन एवरी मिनट कमिंग, आ रहे हैं ना भाई। तो यही चीज आज से 20-30 साल पहले अगर कोई ऐसा इंटरव्यू दे रहा होगा तो बोलेगा कि नहीं नहीं, कम से कम 5 मिनट तो चाहिए। अभी हो सकता है कल को ये डिस्टेंस 1 मिनट 3 मिनट है, आज हो सकता है ये 2 मिनट हो जाए, हो सकता है ये 1 मिनट हो जाए, हो भी सकता है ना। इट ऑल डिपेंड्स व्हेन यू रीच दैट लेवल ऑफ सेफ्टी। तो टेक्नोलॉजी के बारे में कहना बहुत मुश्किल है, यू हैव टू रियली बी वेरी केयरफुल, because people can come up with fantastic solution which can show you wrong. So we are almost done with the questions. अभी अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि what is your message to the aspiring aerospace engineers, astronauts and people who want to study aerospace engineering, aircraft designing? और इसके अलावा आप कोई लिटरेचर या कोई मूवी या जो भी आप कोई इंफॉर्मेटिव चीज आप सजेस्ट करना चाहो, कोई देखे या पढ़े? तो मेरा तो यही मैसेज है कि देखो, एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो है ना, इसको आप एज अ करियर मत ज्यादा सोचो कि अगर मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग करूंगा तो मुझे एरोस्पेस फील्ड में ही जॉब करना चाहिए, नहीं तो मैं बेकार हूँ। ऐसा नहीं है। ये सब्जेक्ट अपने आप में इतना एक्साइटिंग और इतना इंटरेस्टिंग है कि आप इमेजिन करो कि देखो, हर व्यक्ति जब इंजीनियरिंग करता है या कोई भी कोर्स करता है तो उसको रूटीनली कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। अब आपके पास चॉइस है, ये एक ऐसा फील्ड है, इवन इफ यू देखो, अभी ये रियलिटी है कि एरोस्पेस इंजीनियर्स के लिए एरोस्पेस रिलेटेड जॉब्स तो बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये एक मेन फ्रस्ट्रेशन रहता है एरोस्पेस इंजीनियर का कि अरे यार इतना कुछ पढ़ लिया एरोस्पेस में लेकिन जॉब नहीं मिल रहा है। जॉब तो आईटी में ही मिलेगा, जॉब तो मार्केटिंग में मिलेगा, जॉब तो सेल्स में मिलेगा। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं है, अरे जर्नी तो एंजॉय करो भाई। आप एक अच्छी चीज सीख रहे हो, आप एक एक्साइटिंग चीज सीख रहे हो, तो जो एरोस्पेस इंजीनियर्स है ना, उनकी जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपोजर है ना, वो नॉर्मल से ज्यादा होती है, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है कि इसमें कटिंग एज काम ही होता है और कुछ होता ही नहीं है। एरोस्पेस अभी मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, अब एक सिविल इंजीनियर है, मे बी दे विल बी एबल टू मैनेज विद ओल्ड टेक्नोलॉजी कि चलो भाई हम एक सब स्टैंडर्ड बिल्डिंग बनाएंगे, लेकिन अगले 20 साल तक जो हमने सीखा है वैसी बिल्डिंगें बनेंगी। वहां भी बहुत डेवलपमेंट है, आई एम नॉट सेइंग कि वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वहां भी बहुत रिसर्च हो रहा है, पर यहाँ तो चॉइस ही नहीं है बॉस। आपको अगर सरवाइव करना है तो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन में टच में रहना ही पड़ेगा। तो एंजॉय करो ना भाई, सीखो, लर्न करो, एक्सपीरियंस करो, मेक इट एज अ फन जर्नी रादर देन। अभी देखो, मेरे जैसे लोग बहुत कम है जिन्होंने बीटेक भी एरोस्पेस में किया, फिर एमटेक भी किया, फिर पीएचडी किया, फिर मैंने जॉब भी किया 5 साल एरोस्पेस फील्ड में, फिर मैं आईआईटी में आके एरोस्पेस ही पढ़ा रहा हूँ और आज तक वो काम कर रहा हूँ। मेरे जैसे बहुत कम लोग हैं, पर जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए या हमको भी ऐसा मिलना चाहिए। जहाँ जॉब मिले, जो जॉब मिले, जॉब इज अ रियलिटी, या जॉब है या नौकरी, या तो नौकरी है या स्टार्टअप है या कुछ है, वो एक रियलिटी है। आपको जीवन यापन करना है तो आपको इनकम के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ठीक है ना, यू कैन बी अ शेयर मार्केट ब्रोकर, दैट इज योर प्रोफेशन टू अर्न मनी, बट यू कैन स्टिल बी अ पैशनेट एरोस्पेस इंजीनियर। यस। तो मैं तो खाली ये कहता हूँ, एंजॉय करो ना इस प्रोसेस को, ज्यादा मत सोचो क्या मिलेगा, अरे कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। तुम भाई इतने काबिल तो तुम हो कि अपना पेट भर लोगे, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। आपको जो एक्सपोजर मिलता है अपने कॉलेज में, आपको जो ट्रेनिंग मिलती है, उसकी वजह से अगर आप ठीक ठाक हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। आप खाली नहीं बैठने वाले, भूखे नहीं मरने वाले। हाँ ठीक है, एरोस्पेस करा लेकिन एरोस्पेस में जॉब नहीं मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, बट जर्नी को तो एंजॉय करो। मेनी पीपल दे गिव अप बिफोर इवन ट्राइंग, तो वो नहीं करना है। अच्छा, दूसरा, जहां तक तुमने पूछा भी हमें क्या करना चाहिए, तो करना क्या चाहिए बेसिकली अपने आप को करंट रखना चाहिए। तो करंट रखने के तरीके क्या हैं कि जो जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको सब्सक्राइब करो। जैसे लोग कहते हैं ना, सब्सक्राइब करो, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारे। अब जैसे जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एनपीटेल का जो एक सिस्टम है जिसमें कि अलग अलग कोर्सेज आते रहते हैं, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की ओर से है ना, उसको ज्वाइन करो।
जिसको एरोस्पेस में जहाँ भी इंटरेस्ट है, अरे हमारा कोर्स है इंट्रोडक्शन टू एरोस्पेस इंजीनियरिंग, अब तो वो फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन, उसकी वीडियो सारे अवेलेबल हैं, ठीक है, और वो हो सकता है हर साल बार बार लॉन्च भी होगा। तो क्या प्रॉब्लम, व्हाट डू यू लूज, बजाय कुछ और चीज करने के, टाइम वेस्ट करने में। हम लोग क्या करते हैं ना, जनरली हम लोग स्टूडेंट लाइफ में बहुत टाइम को वेस्ट करते हैं, कचरा कुछ नहीं करते हैं और बस टाइम पास करते हैं। बजाय टाइम पास करने के ये सब काम करो, यूटिलाइज योर टाइम, बहुत है हमारे पास, 24 घंटे हमारे पास हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। जस्ट यूज इट सेंसिबली, यूज इट टू गेट अक्वेंटेड विद न्यू थिंग्स। जो भी आपको इंटरेस्ट है, जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, आपको यूएवी में इंटरेस्ट है, स्पेस में इंटरेस्ट है, हेलीकॉप्टर में इंटरेस्ट है, एयरक्राफ्ट में, एयरशिप में, तमाम चीजें अवेलेबल हैं। इस जनरेशन को तो प्रॉब्लम ही नहीं है कंटेंट की, कंटेंट की तो भरमार है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप कौन सा कंटेंट देख के टाइम पास करते हो, वो आपके ऊपर है। मैं तो यही बोलूंगा कि यूटिलाइज योर टाइम एंड रिसोर्सेस, और मैक्सिमम पॉसिबल जानकारी, मैक्सिमम पॉसिबल एप्लीकेशन ओरिएंटेड काम सीखो कि ठीक है ये नॉलेज अप्लाई कैसे करें, इसको सीख के क्या कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत लोगों की डिमांड है, देयर आर मेनी पीपल इंटरेस्टेड इन एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयरलाइन इंडस्ट्री, दे आर इंटरेस्टेड इन एविएशन इंडस्ट्री कैसे काम करती है। तो एक कोर्स है हमारा, इंट्रोडक्शन टू एयर ट्रांसपोर्टेशन, वो हम आईआईटी में सिखाते थे 1999 से लेके 2009 तक हमने हर साल इलेक्टिव रन किया था, फिर नहीं हो पाए। अब मैं उसको दोबारा लॉन्च करने वाला हूँ। अभी लॉकडाउन के दौरान बहुत से ऑनलाइन इंटर्नशिप में लोगों ने मेरे लिए पीपीटी बनाए हैं, मेरे लिए कंटेंट जनरेट किया है। मैं वेट कर रहा हूँ कि कब ये थोड़ा सा रिकॉर्डिंग फैसिलिटी चालू हो आईआईटी में, तो हम नेक्स्ट ईयर उसको लॉन्च करेंगे एनपीटीईएल में, इंट्रोडक्शन टू एयर ट्रांसपोर्टेशन, एयरलाइंस, एयरपोर्ट, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, एरोस्पेस इंडस्ट्री, यूएवी, इस पे बात करेंगे। बहुत कुछ करने को है, तो यू हैव टू कीप डिस्कवरिंग न्यूअर एंड न्यूअर थिंग। हमारे लिए देखो क्या है, अब जैसे हम हैं, मैं फैकल्टी में हूँ, मैं चाहूँ तो आई कैन कीप क्रिबिंग कि यार हर साल वही कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ, हर साल मेरा वही काम है, मिड सेम का पेपर सेट करो, एंड सेम का पेपर सेट करो, असाइनमेंट चेक करो। आई कैन ऑल्सो स्टार्ट कंप्लेनिंग, बट आई हैव फाउंड अ न्यू वे। ऐसे नहीं यार ये करके देखते हैं, चल यार वो करके देखते हैं, कुछ नया प्रोजेक्ट करते हैं, कुछ नया कोर्स चालू करते हैं, कुछ एनपीटीईएल में हाथ डालते हैं, कुछ यहाँ करते हैं, कुछ वहाँ करते हैं। You keep busy, you keep doing new things, you keep feeling lively and excited. तो स्टूडेंट के लिए भी सेम चीज है, जैसे हम इनोवेट कर रहे हैं, नया नया कुछ ट्राई कर रहे हैं, ऐसे आप लोग भी नया नया कुछ करो। तो you will never feel bored in life, and you will always be passionate and excited. Otherwise it becomes very dull. Life becomes very dull if you don't do something new. वो तो आपके हाथ में है।